नमस्कार। हेल्थ पैंडेमिक्स एंड यू के इस सेशन में मैं रविशंकर आपका स्वागत करता हूं। मैं इस वक्त न्यू दिल्ली इंडिया में हूं और मेरे साथ क्लिनिकल इम्यूनोलॉजिस्ट डॉक्टर सतीश रंजन है जो कि इस वक्त जर्मनी में है एंड ही इज अ कोविड एक्सपर्ट। तो ये जो प्रोग्राम है ये हमारे लिए एक इंफॉर्मेशन सोर्स है। दिस इज नॉट अ मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन। यहाँ पर हम किसी को कोई किसी प्रकार की मेडिसिन के बारे में या डाइटरी सपोर्ट के बारे में हम बात नहीं करने वाले हैं। जो सबसे बड़ी इस वक्त परेशानी है कि लोगों के मन में जो डर है, जो हम चीज़ों को जानते हैं समझते हैं, वो हमारे पास मीडिया के थ्रू आती है। कई बार उनका कोई सोर्स नहीं होता है, कई बार वो इंफॉर्मेशन कहीं से फॉरवर्ड होकर के भी आती है, तो हमें ये नहीं पता है कि ये कितना सही है कितना गलत है, इसके पीछे की रीजंस क्या है। डॉक्टर्स की तरफ से यदि कोई स्टेटमेंट आता है तो वो भी जो है लोग अपने अपने तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। तो हेल्थ पैंडेमिक्स एंड यू इज अ प्रोग्राम जहां पर ये एक ऑथेंटिक रिसोर्स, डॉक्टर सतीश रंजन, ही हैज बीन अ रिसर्चर इन द फील्ड ऑफ पैंडेमिक्स, और ये हमें बताएंगे कि इम्यूनिटी का क्या मतलब होता है, वायरस में इम्यूनिटी का क्या मतलब होता है, जहां से कोरोना जैसी प्रॉब्लम्स की शुरुआत होती है। तो हमारे मन में जो एक डर है कि हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होनी चाहिए, या किसी की जैसे ब्लड प्रेशर है, शुगर है, बहुत तरह की प्रॉब्लम्स हैं, तो वहां पर उनकी इम्यूनिटी वीक रहती है और उनके जो है अफेक्टेड होने के चांसेस काफी ज्यादा है। तो इस चीज के बारे में इस प्रोग्राम में जो सबसे पुख्ता आपको जो जानकारी मिल सकती है वो ऑथेंटिक रिसोर्स डॉक्टर सतीश रंजन है। तो डॉक्टर सतीश रंजन, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। और प्लीज आप बताइए, मतलब हमें, मतलब किस चीज से हमें घबराने की जरूरत है और किस चीज से घबराने की जरूरत नहीं है, फैक्ट्स क्या क्या है सर? सबसे पहले थैंक यू वेरी मच रविशंकर फॉर योर ग्रेट इनविटेशन, और सभी को नमस्कार। जैसे रवि ने बताया कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन है वायरस के बारे में, तो हमें शुरुआत से समझना होगा कि आखिर ये वायरस जो है और वायरस क्या है, वायरस का स्ट्रेन क्या होता है, वायरस का म्यूटेंट क्या होता है, और उसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक है जिसकी वजह से ये हमारे लिए खतरा होता है, और जिसकी वजह से ये आवाज थोड़ी कम आ रही है डॉक्टर सतीश, आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है। हाँ, थोड़ा सा नजदीक। हाँ जी, हाँ जी, अभी ठीक है। मैं ये बता रहा था कि वायरस ये जो पैंडेमिक है, ये पैंडेमिक जिसको डिजीज, जो कोविड डिजीज है, ये वायरस के द्वारा किया गया, कोरोना वायरस। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है, हमको ये समझना जरूरी होता है कि वायरस का क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है। कि अगर वायरस का कैरेक्टरिस्टिक अगर हमको पता है, ठीक है, तो फिर हम वायरस के बारे में अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, और फिर हम उसको अपने अपने अनुरूप जो है रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। तो अपना इम्यूनिटी सबसे बड़ा फैक्टर है, ठीक है। लेकिन उससे पहले हमें बात करना चाहिए कि वायरस में तीन क्या कैरेक्टरिस्टिक है जिसकी वजह से वायरस को ये बताया जाता है कि ये वायरस जो है मैटर ऑफ कंसर्न है, या वेरिएंट ऑफ कंसर्न है, या ये हमारे लिए उतना उतना कंसर्न नहीं है। तो वायरस जो अभी दुनिया में जो सबसे पहले वायरस आया था, वो जो वुहान से निकला था, वो उसको हम लोग ओरिजिनल स्ट्रेन मानते हैं, ठीक है। उस ओरिजिनल स्ट्रेन के बाद वायरस क्या होता है, वायरस अपने आप को जब रेप्लिकेट करता है, जब एक वायरस से दूसरे वायरस बनता है, तो उसमें कुछ जेनेटिक चेंजेस आ जाती है। तो जो उस चेंजेस को हम बोलते हैं म्यूटेशन होना, क्योंकि उसमें न्यूक्लियोटाइड होते हैं, और वो उसमें अगर कुछ चेंज आ गया तो वो उसके लिए उसका तीन परिणाम हो सकता है। अगर वायरस म्यूटेट होता है तो उसका तीन परिणाम होता है। पहला परिणाम ये हो सकता है कि वायरस जो म्यूटेट हो उससे उसको कुछ फर्क ना हो, ठीक है। दूसरा परिणाम ये होता है कि वायरस अगर म्यूटेट होता है तो उसकी तीन खासियत पे उसका असर होता है। उस पहली खासियत होती है वायरुलेंस, एक एक करके बताऊंगा। दूसरी खासियत है उसकी ट्रांसमिसिबिलिटी, और तीसरी खासियत है उसकी इम्यून स्किन। तो आज हम इन तीन चीजों के बारे में बात करेंगे। तो जैसे जैसे वायरस म्यूटेट होता चला जाता है तो नए नए वायरस निकल के आते हैं, जिसको हम वेरिएंट या म्यूटेंट बोलते हैं। तो अभी दुनिया में कुल 10 तरह के जो म्यूटेंट हैं, ये पूरी दुनिया में अभी इस समय वायरस के ये पाए जाते हैं, कोरोना वायरस के। तो सो बेसिकली जो है हमें ये समझना है कि वायरस का, क्योंकि अभी जैसे काफी ज्यादा अभी चीजें सामने आ रही हैं मीडिया में कि अभी नए स्ट्रेन आ गए हैं, और नया स्ट्रेन जो है कोई इतना गुना खतरनाक है, कोई इतना गुना खतरनाक है। सो अल्टीमेटली व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज फर्स्ट कि ये वायरस है क्या।
और ये मतलब म्यूटेशन क्या है और ये हमारी इम्यून सिस्टम के हिसाब से कैसे चैलेंज क्रिएट करता है, ये हमें आप आज बताएंगे। ठीक है सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें जैसे मैंने बताया कि वायरस को जो है, वायरस को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। वायरस के म्यूटेंट को WHO ने दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। वेरिएंट ऑफ कंसर्न है और वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट है। तो वेरिएंट ऑफ कंसर्न की कुछ खूबियां हैं, जिसके 3 चीज के बारे में मैंने बताया कि उसमें सबसे पहले है वायरुलेंस, ट्रांसमिसिबिलिटी और इम्यूनस्केप, और चौथा है कि अगर जब इसमें ये तीनों बहुत ज्यादा होगी तो ये आपके हेल्थ सिस्टम को एडवर्सली अफेक्ट करेगा, आपके हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को, जो अभी आपको इंडिया में देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि वायरुलेंस क्या होता है। वायरुलेंस का मतलब होता है कि वायरस अगर आपको इन्फेक्ट करता है तो कितना सीवियर डिजीज करवा सकता है, ठीक है। तो ये वायरस का वायरुलेंस होता है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक होता है ट्रांसमिसिबिलिटी। इसका मतलब होता है कि वायरस पर पर्सन कितना आदमी को इन्फेक्ट कर सकता है। 1 से 3 को कर सकता है, 1 से 5 को कर सकता है, 1 से 10 को कर सकता है, ठीक है। तो ट्रांसमिसिबिलिटी को हमको मोड ऑफ ट्रांसमिशन से भी जोड़ के देखना होगा। अगर वायरस का मोड ऑफ ट्रांसमिशन बहुत तरह तरह का है, जैसे अभी इस वायरस का नया मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो है वो एरोसोलिक। एरोसोलिक कहने का मतलब है कि अगर हम बोलते हैं तो हमारे मुंह से बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स निकलते हैं, जो ड्रॉपलेट से भी छोटे होते हैं, जो कि हवा में बहुत देर तक रहते हैं और हवा के माध्यम से वो स्प्रेड कर जाते हैं। तो इसके बारे में मैंने बहुत डिटेल में बताया। सो बेसिकली ये अभी जो लेटेस्ट अभी जो इंफॉर्मेशन आ रही है कई जगह हमें न्यूज में मिल रहा है सुनने को कि ये पार्टिकल शायद अब सस्पेंडेड भी रह रहे हैं, तो मतलब कि क्या ऐसी संभावनाएं होती हैं इस तरह के वायरस? ये इस तरह का वायरस हवा में 3 घंटे तक रह सकता है, ठीक है। 3 घंटे तक रह सकता है। 3 घंटे तक रह सकता है और इसमें 66 मिनट इसको लगते हैं। जितना वायरस हवा में है उसका आधा वायरस इनएक्टिवेट हो पाए। तो इसका मतलब है कि आप कहीं पे अगर खुली जगह में भी हैं, अगर कोई आदमी, इन्फेक्टेड आदमी अगर वहां ऑलरेडी आके बोल के, खांस के, छींक के चला गया तो आप वहां भी सुरक्षित नहीं है, तो वहां भी वायरस हो सकता है। और अभी आप देखिए, इसका मतलब है कि इसका मतलब ये डॉक्टर साहब कि यदि अगर वाकई में हम एक पब्लिक प्लेस में जाते हैं जो कि इनक्लोज्ड है या जहां पे वेंटिलेशन सिस्टम अच्छा नहीं है या काफी ज्यादा भीड़ है, तो वो जो जगह है वो वाकई में जो है इस तरह के वायरस से इन्फेक्ट होने के लिए बहुत ही एक सही जगह है। बहुत सही जगह और बहुत सारे सबूत है। आप देखिए जितनी रैलीज होती हैं या जितने एग्रीगेशन होते हैं, वहां देखिए सबसे ज्यादा वायरस का इन्फेक्शन वही होता है। तो वो तो बहुत पुख्ता सबूत है। उसके बाद इन आप हॉस्पिटल में देखो, हॉस्पिटल में सबसे ज्यादा इन्फेक्शन फैलता है। तो वहां पे हॉस्पिटल का जब एयर डक्ट को चेक किया गया तो हॉस्पिटल के एयर डक्ट में वायरस मिले। इसका मतलब है कि जो वायरस हवा में बहुत देर तक था तभी वो उसके एयर डक्ट से सक होके चला गया, और जब उसमें हम लोगों ने टेस्ट किया तो वहाँ वायरस मिले। और ये बहुत दिनों से हो रहा था और अब तो बहुत ज्यादा हो रहा है, ठीक है। तो ये इसका मतलब ये है कि जो हेल्थ केयर फैसिलिटी है, जहां पर कोई एक पर्सन बीमार पड़ गया है, तो वहां पर उस फैसिलिटी के विद इन भी जो है इस वायरस के नेचुरली परसिस्ट करने के चांसेस है, और ये उस मरीज और वहां की पूरी केयर टीम के लिए भी एक चैलेंज है ये। बिल्कुल बिल्कुल। और आप आसपास जितने लोग हैं वहां पे ज्यादा चैलेंज इसलिए होता है क्योंकि वहां लोगों का मूवमेंट होता है, आना जाना लगा रहता है। कई बार लोग प्रिकॉशन थोड़ा कम लेते हैं तो वायरस ज्यादा निकलता है। तो और ज्यादा लोगों होने की वजह से क्या होता है कि वो परसिस्टेंट रहता है, उस कंडीशन में वो परसिस्टेंटली रहता है और हर जगह उतना वेंटिलेशन नहीं है, तो आप बहुत ज्यादा एक्सपोज रहते हैं वायरस से। तो वहां पे आपको वायरस इन्फेक्शन होने का खतरा इसीलिए बहुत ज्यादा रहता है। अभी आप वैक्सीनेशन सेंटर ले ले, हेल्थ केयर सेंटर ले ले, बड़े बड़े अस्पताल ले ले, या फिर जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं जो पेशेंट को लेके आते हैं, लेके जाते हैं, जो आपका सैंपलिंग करते हैं, टेस्टिंग करते हैं, तो इन जगहों पे बहुत खतरा रहता है आज का जो ये ट्रांसमिशन मोड है। तो ये ट्रांसमिसिबिलिटी बहुत बड़ा फैक्टर है आपको पेंडेमिक को डिटरमाइन करने में। अगर वायरस ट्रांसमिसेबल है तो बहुत ज्यादा होगा, लेकिन इसको हमको वायरुलेंस से देखना होता है कि वायरुलेंस कितना है। अगर डिजीज सिवियरिटी बहुत करा रहा है और ट्रांसमिसिबिलिटी भी बहुत ज्यादा है तो वायरस खतरनाक है, तो आपको बहुत खतरनाक रूप ले सकता है। अब जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इम्यून एस्केप।
इम्यून स्केप को हमको समझना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि इम्यून स्केप से ही सारा डिटरमाइन होता है कि ये वायरस अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन और फ्यूचर सिचुएशन में ये कैसे बिहेव करेगा। तो इम्यून स्केप का क्या मतलब होता है ये आपको समझने के लिए ना, आप अपना इंडिया का सिचुएशन देखो, फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव। तो फर्स्ट वेव हम मानते थे कि हम लोग की दिसंबर तक की वायरस हमारे इंडिया में बहुत स्प्रेड कर चुका था। तो लोगों को जब हमने एंटीबॉडी टेस्ट किया था, आईसीएमआर ने जब टेस्ट किया था, तो करीब 50-60% लोगों में एंटीबॉडी मिले थे। इसका क्या मतलब है? सीधा सीधा इसका मतलब था कि लोग इन्फेक्ट होकर ठीक हो चुके थे, तो उनमें एंटीबॉडी था। तो ऐसा लग रहा था कि हमारे यहाँ बहुत अच्छी तादाद में इम्यूनिटी डेवलप हो गई है और अब हमको खतरा नहीं है। इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री ने भी बोल दिया, सबने बोल दिया कि अब हमारे यहाँ कोरोना के केसेस कम हो रहे हैं और हम अब सुरक्षित एक स्टेज में आ गए हैं। लेकिन आप देखिए अचानक से फिर क्या हुआ कि जनवरी से लेके और मार्च अप्रैल आते आते देखिए सिचुएशन कितनी खराब हो गई, कितने तादाद में लोग बीमार हो गए। तो इसका एक पहला जो एकदम लाइव आपको जो इसका मतलब समझ में आता है कि जितनी भी इम्यूनिटी हम लोगों ने गेन किया था इंडिया में दिसंबर तक जो पिछले इन्फेक्शन से, इसका मतलब है कि वो वायरस उस सारी इम्यूनिटी को एस्केप कर गया। यानी कि जितनी इम्यूनिटी, जितनी एंटीबॉडी लोगों में बन चुकी थी, वो उन लोगों पे दोबारा से उनको इन्फेक्ट हो गया और नए लोगों को ज्यादा इन्फेक्ट किया। वायरुलेंट ज्यादा है, ट्रांसमिसिबिलिटी उसकी ज्यादा है और इम्यून एस्केप उसमें सबसे बड़ा फैक्टर है जो उसमें जुड़ गया, जिसकी वजह से इतने ज्यादा लोग, ज्यादा से इतने ज्यादा तादाद में लोग बीमार होना शुरू हो गए। तो ये हमारे लिए बहुत मैटर ऑफ कंसर्न है, क्योंकि अगर वायरस इम्यून एस्केप कर जाता है। इम्यून स्किप का मतलब यह है कि जिनके शरीर में एक बार कोरोना वायरस गया और उनके शरीर से यदि किसी और में ट्रांसमिट हुआ है। नहीं नहीं नहीं, अगर कोरोना वायरस हो गया तो आपको एक बार इन्फेक्शन होने के बाद आपको एंटीबॉडी बन जाता है, तो आप क्या होते हैं बिल्कुल कि ठीक उस है, वायरस से प्रोटेक्टेड, आप उस वायरस से प्रोटेक्टेड हो जाते हैं। ठीक है, ठीक तो है, आपने एक इम्यूनिटी गेन कर ली। ठीक है, तो ठीक है, आपका अब क्या होता है कि दोबारा आपको चांसेस ऑफ री इन्फेक्शन होना कम हो जाता है। लेकिन अभी ठीक है। क्या हो रहा है कि जितने लोग पिछले बार बीमार हुए थे वो लोग फिर से बीमार हो रहे हैं। तो फिर से यानी कि बीमार हुए, इसका मतलब वो इम्यूनिटी अब खत्म हो चुकी है। वो इम्यूनिटी अब काम नहीं कर रही है, मतलब वो इम्यूनिटी तो इतनी जो सफिशिएंट उनको नहीं जो है। दोबारा से जो इन्फेक्शन लग रहा है, क्या वो सेम स्ट्रेन के चांसेस होते हैं या फिर कोई दूसरा स्ट्रेन होता है जिससे उनके चांसेस जो है वो बढ़ते हैं? ये डेफिनेटली दूसरे स्ट्रेन से चांसेस बढ़ते हैं, क्योंकि अगर आपका सेम स्ट्रेन होगा तो आपने सेम स्ट्रेन के खिलाफ आपके शरीर में एंटीबॉडी बन चुका होता है। तो अगर सेम स्ट्रेन होगा तो वो एंटीबॉडी आप उस स्ट्रेन को न्यूट्रलाइज कर देगा। तो अभी जो हो ओके। रहा है इसका साफ साफ मतलब है कि आपके यहाँ नए स्ट्रेन थे, और मैंने अभी पिछले कुछ दिनों में सारा डेटा दिखाया है कि 4 महीने में भारत में कैसे नए स्ट्रेन आए हैं, जिसको नए आईसीएमआर स्ट्रेन या आए। नए तो स्ट्रेन आए व्हेन हैं वी से, जिसको डॉक्टर साहब इंटरप्ट करो, तो व्हेन वी से कि जो है हमारी इम्यूनिटी खत्म हो चुकी है, इसका मतलब ये है कि उस पर्टिकुलर स्ट्रेन के लिए मेंटेन्ड है, हाँ, नए इसका मतलब स्ट्रेन है के कि लिए इम्यूनिटी हमारी नहीं है। क्योंकि ये एक बहुत, क्योंकि अभी क्या है कि सोशल मीडिया पे एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, सबको यही समझ में आता है कि जिस स्ट्रेन से एक बार हो चुका है, आपकी इम्यूनिटी 3 महीने में उस स्ट्रेन के लिए खत्म हो जाती है और उसी स्ट्रेन से ही दोबारा आपको फिर से इन्फेक्शन हो सकता है। ये देखिए गलत है या सही है? अभी मैं बताता हूँ जो लेटेस्ट अभी जो साइंटिफिक डेटा है हम लोग के पास में, अगर आपको एक बार अगर कोरोना वायरस इन्फेक्शन हो जाता है तो आपका 4 तरह का इम्यून सिस्टम काम करता है उसके लिए। सबसे पहला है आपका बी सेल्स, जो कि एंटीबॉडी बनाता है। जो दूसरा होता है एंटीबॉडी खुद, जो बी सेल से बन के आता है। तो बी सेल का रोल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बी सेल जो है वो एक धीरे धीरे प्रोसेस सीख लेता है और उसमें एक मेमोरी डेवलप हो जाती है कि जब भी इस तरह का वायरस आएगा तो वो एंटीबॉडी बनाएगा। तो ये बिल्कुल स्ट्रेन स्पेसिफिक हो जाता है और उसी स्ट्रेन के खिलाफ आपको एंटीबॉडी बनाता है। तो दो ये हो गए, और दो और कंपोनेंट होते हैं एडेप्टिव इम्यून सेल, जिसको हम टी सेल्स बोलते हैं। तो टी सेल के दो सब टाइप होते हैं, CD4 और CD8। तो 4 कंपोनेंट आपके इम्यून सिस्टम के जो एक्टिवेट होता है और ये चारों मिलकर के आपको वायरस के खिलाफ इम्यूनिटी देता है। तो अभी जो लेटेस्ट स्टडी है मेरे पास जो डेटा है, इसमें जब पेशेंट का इन्फेक्शन के बाद जब उनको 6 महीने से 8 महीने और 1 साल तक उनको जब देखा गया, तो एंटीबॉडी 6 महीने के बाद डिक्लाइन शुरू हो जाता है करीब 60% लोगों में।
तो आपका पूरा इम्यूनिटी तो खत्म नहीं होता है, लेकिन आपका कुछ कंपोनेंट ऑफ इम्यूनिटी जो है, बिल्कुल जैसे सबसे इंपॉर्टेंट होता है एंटीबॉडीज, क्योंकि एंटीबॉडीज ही वायरस को डायरेक्टली न्यूट्रलाइज करता है। तो अगर एंटीबॉडीज खत्म हो गया तो आपका इम्यून सिस्टम धीरे 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 डिक्लाइन होता है, लेकिन पूरा खत्म हो जाता है ऐसा नहीं है। 8 महीने से लेके 1 साल तक आपको कुछ ना कुछ इम्यूनिटी रहती है, लेकिन हाँ, ये इम्यूनिटी गारंटी नहीं देती है कि आपको दोबारा से इन्फेक्शन नहीं होगा। मतलब सेम स्ट्रेन से भी दोबारा इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं? बिल्कुल चांसेस है, जब ये इम्यूनिटी ओके। कंप्लीटली, और ये हर एक इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वैरी करता है, बिल्कुल आपको ये जानने की जरूरत है। इसमें कोई एक कॉमन कंक्लूजन निकालना बहुत मुश्किल है कि अगर पर्सन ए को नहीं होता है तो पर्सन बी को भी नहीं होने का चांस होगा, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये चारों कंपोनेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप में ये चारों कंपोनेंट कितना टाइम, कितने दिन तक मौजूद रहता है। 10% लोगों में ऐसा भी देखा गया कि ये चारों कंपोनेंट मौजूद था, तो उनमें नहीं होगा, उसके खिलाफ नहीं होगा। लेकिन जिसमें एंटीबॉडीज खत्म हो जाएंगी, जिनमें बी सेल का मेमोरी अगर डिक्लाइन होगा, जिसमें टी सेल का भी डिक्लाइन होगा, तो फिर उनको दोबारा हो सकता है। तो आप एक किसी भी पर्सन को एक से ज्यादा स्ट्रेन से अफेक्ट होने के चांसेस रहते हैं? हमेशा रहते हैं। अगर एक हमेशा रहते हैं। यही तो इम्यून स्केप है। अगर एक स्ट्रेन के खिलाफ अगर आपके यहाँ, जैसे ओरिजिनल, अभी क्या था देखो, क्या था कि हमारे इंडिया में ज्यादातर दुनिया में ओरिजिनल स्ट्रेन थे, तो ओरिजिनल स्ट्रेन के खिलाफ आपका इन्फेक्शन हुआ, आपका एंटीबॉडी बन गया, तो ऐसा लग रहा था कि अब हम आगे बच जाएंगे, हम लग रहा था कि हार्ड इम्यूनिटी अटेन कर लेंगे। तो अब ये हार्ड इम्यूनिटी का भी कंसेप्ट काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये हार्ड इम्यूनिटी के करीब करीब हम लोग आकर के, और दोबारा सेकेंड वेव में हम लोग इतनी बुरा मतलब तबाही हमें फेस करना पड़ रहा है। तो इसका मतलब है कि अब आपको स्ट्रेन स्पेसिफिक इम्यूनिटी गेन करना पड़ेगा। और इसी संदर्भ में अगर आप वैक्सीन की बात करते हैं, तो वैक्सीन, जितने वैक्सीन अभी दुनिया में है, वो सब फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन है। और फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन का मतलब है कि वो ओरिजिनल स्ट्रेन के खिलाफ आपके बनाए हुए वैक्सीन है, वो ओरिजिनल स्ट्रेन के खिलाफ आपको एंटीबॉडी बनाएंगे। अगर वो एंटीबॉडी अगर म्यूटेंट के खिलाफ काम नहीं करेगा तो वैक्सीन भी काम नहीं करेगा। ओके, तो इसीलिए इसका मतलब ये है कि जिन्होंने वैक्सीन ले ली है उन्हें भी एहतियात किसी ऐसे पर्सन जिन्होंने वैक्सीन नहीं ली है उन्हीं की बराबरी का रखना पड़ेगा, और कहीं से भी बिल्कुल अपने आप को एक कवच के अंदर महसूस नहीं करना है। आप हमेशा बिल्कुल से बिल्कुल एक्सपोज्ड है और कई नए स्ट्रेन्स भी आगे आ रहे हैं, तो सावधान रहने की जरूरत बहुत है, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल, ये कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए लोगों में कि अगर मैंने वैक्सीन ले लिया तो मैं बच गया। पहली बात, वैक्सीन लेने के 2.5 से 3 महीने तक आपकी इम्यूनिटी कंप्रोमाइज रहती है या अंडर ट्रेनिंग रहती है। तो उस समय आप ज्यादा वल्नरेबल रहते हैं वायरस से एक्सपोज होने का, इन्फेक्ट होने का। इसीलिए आप देखिए, फर्स्ट डोज के लेने के बाद कितने लोग जो है सो बीमार पड़ गए, 10 दिन 15 दिन, क्योंकि लापरवाही बहुत होती है। सीधा फैक्टर है लापरवाही। और दूसरा है, लोगों को सही इन्फॉर्मेशन नहीं है। लोगों को लग रहा है कि वैक्सीन ले लिया तो अब हम जो है सो कम्प्लीटली सुरक्षा कवच में आ गए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी आज के डेट में कोई ऐसा वैक्सीन नहीं है जो आपको सारे वेरिएंट के खिलाफ इम्यूनिटी प्रदान कर सकेगा। इसके लिए मल्टी वेरिएंट सेकेंड जनरेशन वैक्सीन बनाने में दुनिया की कंपनी लग गई है, लेकिन 2022 के एंड से पहले वो वैक्सीन आएंगी नहीं। और एक चीज आपको अच्छे से जानने की जरूरत है कि ये वायरस का जो इम्यून स्केप है, ये इसके म्यूटेशन पे डिपेंड करता है। और आगे भी अगर मान लीजिए जो वेरिएंट है, अगर वो फिर से म्यूटेट हो गए और फिर से जितनी इम्यूनिटी हमने गेन की है, अगर वो उसको स्केप कर जाएगा, तो फिर जितना तक अभी हमने गेन किया है वो सब हमारे काम नहीं आएगा। तो ये बहुत बड़ा खतरा फ्यूचर के लिए है। आप ओके। वायरुलेंट को आप टैकल कर सकते हो इस फेज में। अगर लोग बीमार हैं तो उसको आप टैकल कर सकते हो। ट्रांसमिसिबिलिटी है, आपके पास नए नए मीन्स ऑफ प्रोटेक्शन है, आप लगा सकते हो, उससे आप बच सकते हो। तो आपको प्रेजेंट सिचुएशन से निकल जाओगे तो खतरा कम है। लेकिन अगर इम्यून के बार बार होता रहेगा तो ये हमारे पूरे ह्यूमैनिटी, पूरे मैनकाइंड पे ये खतरा है। तब तक जब तक कि ये वायरस म्यूटेट होके एक ऐसे स्टेज में ना आ जाए कि हमारा इम्यूनिटी उसको काउंटर कर सके, तो या उस फिर हिसाब वैक्सीन से इंड्यूस्ड ये इम्यूनिटी उसको लड़ाई, काउंटर कर ये सके। जो, तो जो आप बता रहे हैं डॉक्टर सतीश, इसका मतलब ये है कि ये लड़ाई लंबी चलेगी, कि क्योंकि हर बार जो एक नया स्ट्रेन आएगा, बिल्कुल जाहिर बात है कि हमें एक नई इम्यूनिटी की हर 6 महीने या हर अगले महीने की जरूरत पड़ सकती है। तो इस केस में यहाँ पर जैसे कई लोग हैं जो कि वैक्सीन लेने से बच रहे हैं, तो मतलब आप इसे कितना सही मानते हैं, या ये मानते हैं कि यदि वो ले भी ले तो भी खतरा बराबर ही है? बिल्कुल। अभी आप देखिए, जितने भी लोग
पूरी दुनिया में भी आप बहुत सारे एग्जांपल ऐसा है कि जो लोग अमेरिका में थे वहां से उन्होंने mRNA वैक्सीन लेके इंडिया आए, लेकिन दोबारा इन्फेक्ट भी हुए और सीवियर भी हुआ और उनके डेथ भी हुए। तो क्लियरली है कि जो वैक्सीन उनका जो लगा था, वो वैक्सीन की इम्यूनिटी जो थी वो हमारे इंडियन स्ट्रेन पे काम नहीं कर रही थी। क्योंकि अभी क्या है कि बहुत सारे कंट्री स्पेसिफिक, आपको मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल बताता हूँ, साउथ अफ्रीका का, क्योंकि ये एक लैंडमार्क स्टडी है वैक्सीन इम्यूनिटी के बारे में, ये दुनिया में हर लोग को मालूम होना चाहिए। यहीं से हमें मालूम चला था कि वैक्सीन का जो है स्ट्रेन स्पेसिफिक होना कितना जरूरी है। साउथ अफ्रीका में एक प्रोफेसर है, उन्होंने क्या किया, जो वहां पे कोविशील्ड लगाई जाती है, एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड वैक्सीन लगाई जा रही थी, तो उन्होंने, और साउथ अफ्रीका में एक वेरिएंट पाया जाता है, इसको साउथ अफ्रीकन वेरिएंट बोलते हैं, B.1315 है। तो उस वेरिएंट के खिलाफ उन्होंने कोविशील्ड का जितना भी एंटीबॉडी था उसका उन्होंने टेस्ट किया, तो वो बहुत ही सरप्राइजिंग और बहुत ही लो एफिशिएंसी था, सिर्फ 10.4% लोगों में वो काम कर रहा था। यानी कि वो वैक्सीन किसी भी तरीके से साउथ अफ्रीकन वेरिएंट पे लोगों को इम्यूनिटी देने में बिल्कुल फेल हो गया। 50% अगर आपकी एफिशिएंसी कम है तो WHO भी उस वैक्सीन को अप्रूवल नहीं देता है। लेकिन फिर भी वहां पे उन लोगों ने उस समय सोचा कि हमारे देश की हालत इतनी खराब है, अगर हम ये भी वैक्सीन देंगे तो कुछ तो सिवियरिटी कम होगी, तो इस वजह से उन्होंने उस वैक्सीन को चालू रखा। लेकिन इसका कतई मतलब नहीं है कि वो आपको साउथ अफ्रीकन वेरिएंट के खिलाफ आपको किसी तरह का एक संपूर्ण इम्यूनिटी देता है। तो वहीं से हमें मालूम चला कि ये वैक्सीन कितना इंपॉर्टेंट है, इसकी इम्यूनिटी कितनी इंपॉर्टेंट है वेरिएंट के खिलाफ। तो इसी तरीके से इंडिया में अभी जितने वेरिएंट है, उस वेरिएंट में हमें साइंटिफिक स्टडी करके, बहुत इजी है इसको स्टडी करना, पता नहीं हमारे यहाँ साइंटिफिक बॉडीज क्यों नहीं इतना इसको लेती हैं, स्टडी करती हैं इसको। जब ये वेरिएंट आते हैं उसी समय इनको इमीडिएट स्टडी करके अगर हम लोगों को बता दें तो ये पैनिक ही नहीं होगा। ये साइंटिफिक चीजें हैं, आप इसको साइंटिफिक स्टडी कीजिए और इसका सारा डेटा लोगों में पब्लिक कर दीजिए, लोग को पैनिक खत्म हो जाएगा। ये जो र्यूमर है, ये जो मिसनोमर, ये जो फैल जाता है, ये इसीलिए फैलता है क्योंकि हमारी साइंटिफिक बॉडी आगे नहीं आती है और हमारा ब्यूरोक्रेसी आगे रहता है। ब्यूरोक्रेसी में इसकी कोई जरूरत नहीं है, साइंटिफिक बॉडी पूरा इसको वैलिडेट कर सकते हैं। एंटीबॉडी जितनी जनरेट होती है, जो वैक्सीन के बाद एंटीबॉडी जनरेट होती है जिनके शरीर में, उसका आप सीरम लेकर के आप इस वायरस पे टेस्ट करके देखिए कि इस पे काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा है तो आप लोगों को बताइए आकर के ये काम नहीं कर रहा है, तो लोग ज्यादा सतर्क हो जाएंगे। लोग अफवाहों में, पैनिक में आकर के लोग जो है सो, और गलत उसमें आके लोग घबराहट में कुछ भी कर रहे हैं, उससे जो है डिजीज की सिवियरिटी भी बढ़ जाती है और साइकोलॉजिकल आप देखो कितना प्रॉब्लम है, और उसका जो आउट कॉन्सिक्वेंसेस है वो मल्टीपल कॉन्सिक्वेंसेस है, वो पूरे देश को भुगतना पड़ता है। तो इम्यूनिटी की बात पर हम वापस आएंगे, लेकिन दो चीजें उसके पहले हम थोड़ा सा समझेंगे। एक तो असिम्टोमेटिक केसेस के बारे में, मतलब जहां आपने इतना बताया है, तो असिम्टोमेटिक केसेस से हमें कितना डरने की जरूरत है, क्योंकि इस बारे में आम जनता में किसी भी प्रकार का कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि क्या, मतलब एक पर्सन है जिसको कई तरह की प्रॉब्लम्स थी, उसको हल्का फीवर था एंड देन सडनली ही हैज अ कार्डियक अरेस्ट, ऐसा कुछ एपिसोड हो जाता है। तो कई जगह ये आता है कि इनको कोरोना था एंड देन इनको उसकी वजह से हो गया। तो असिम्टोमेटिक केसेस के बारे में आप हमें क्या बता सकते हैं? देखिए जो एसिम्टोमेटिक लोग है, अगर सिम्टम नहीं है तो इसका मतलब नहीं है कि आप में वायरस का लोड नहीं है। आपने जिस समय जांच किया उस समय हो सकता है कि आपका जो RT-PCR वैल्यू है कम हो, आपका वायरस का लोड कम हो, ठीक है, आप में सिम्टम कम हो, लेकिन इसका कतई मतलब नहीं है कि आप वायरस फ्री हैं, ठीक है। और वो विद द टाइम वायरस जो है, वो वायरस का लोड बढ़ सकता है, और जो वायरस के बाद जो आप जैसे बोलो कार्डियक अरेस्ट, तो इसका एक पूरा डिजीज पैथोफिजियोलॉजी, इसके बारे में हम लोग फिर से किसी दिन बात करेंगे। तो ये इसका खतरा हमेशा रहता है और आप में वायरस स्प्रेड करने की क्षमता बनी रहती है। अभी जब पूरे पूरे दुनिया में जब स्टडी किया गया तो 33 to 59% लोगों में इन्फेक्शन एसिम्टोमेटिक लोगों की वजह से हुआ। ये आपको साइंटिफिक डेटा बता रहा हूँ। 33 to 59% लोगों में इन्फेक्शन फैलने का मेन वजह एसिम्टोमेटिक लोग थे। तो आपको कहीं भी लगता है कि आप किसी भी कोविड पेशेंट के कांटेक्ट में आए हो, तो आपके लिए बेस्ट है आप किसी रिमोट पे मत जाओ, आप अपने आप को कोविड पॉजिटिव मान के और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर और कोविड प्रोटोकॉल आप फॉलो करो स्ट्रिक्टली। 2 से 3 हफ्ते आपको फॉलो करना चाहिए, जब तक कि आपको लगे कि मैं कंप्लीटली सिम्टम फ्री ना हो गया हूँ।
और आपका 2 से 3 हफ्ते के बाद आरटीपीसीआर कंप्लीटली अगर नेगेटिव आ जाता है, तब आप अपने आप को दोबारा लोगों के सामने पुराने जैसे विथ ऑल प्रिकॉशंस आपको आना चाहिए, नहीं तो तब तक आपको होम आइसोलेशन में रहने की सख्त जरूरत है। ओके तो यहाँ पर एक सवाल और जुड़ता है कि एक जो इंफॉर्मेशन चलती है कि कोरोना का वायरस जो है वो हमारे नॉर्मल जो सर्दी जुकाम होते हैं उसमें भी एक वायरस कोरोना का होता है। तो आरटीपीसीआर में यदि आपको सर्दी जुकाम है और आपको कोई ये पैंडेमिक स्ट्रेन वाला कोई भी कोरोना वायरस नहीं लगा है, लेकिन जो नॉर्मल सर्दी जुकाम वाला कोरोना है जो कि कोई घातक कोरोना का स्ट्रेन नहीं है, वो भी पॉजिटिव आ सकता है। तो इस बारे में आप हमें क्या बताना चाहेंगे? देखिए, आरटीपीसीआर बहुत स्पेसिफिक टेस्ट होता है। आरटीपीसीआर जैसे वो कोरोना वायरस नहीं होता, वो इन्फ्लुएंजा वायरस होता है। जिससे आपको सर्दी जुकाम होता है वो फ्लू वायरस, वो इन्फ्लुएंजा वायरस है। आरटीपीसीआर जो होता है वो एक बहुत स्पेसिफिक टेस्ट होता है। उसमें जिस वायरस और जिसका जेनेटिक मटेरियल हमको टेस्ट करना होता है उसका यूनिक प्राइमर डिजाइन करके उसमें डाला जाता है। वो ओके सिर्फ उसी यूनिक प्राइमर की वजह से सिर्फ उसी जेनेटिक मटेरियल को बाइंड करेगा जिसके खिलाफ वो तैयार किया गया है। अगर वो कोरोना वायरस के स्ट्रेन के खिलाफ तैयार किया गया है तो वो सिर्फ उसी को बाइंड करेगा, दुनिया में किसी और सीक्वेंस के खिलाफ वो बाइंड नहीं कर सकता है। उसकी स्पेसिफिसिटी ओके तय की जाती है। इसीलिए ठीक है। अगर आरटीपीसीआर पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब है कि आप में जेनेटिक मटेरियल वहां पे है। हाँ, अगर फॉल्स पॉजिटिव बहुत सारी आती हैं तो उसका वजह कुछ और भी होता है। उसका वजह पहला हो सकता है कि ह्यूमन एरर हो। ह्यूमन एरर होने का चांस बहुत ज्यादा है क्योंकि इस तरह के आरटीपीसीआर लार्ज मास स्केल पे नहीं किए जाते थे, लैब्स में हम लोग करते थे। और अब ये क्या है कि हर डिस्ट्रिक्ट हर छोटे छोटे जगह पे जा रहा है तो लोग ट्रेन नहीं है, लोग ट्रेन नहीं है। और कुछ लोगों में आरटीपीसीआर वायरस जैसा रिकवर भी हो जाते हैं 3 हफ्ते 1-2 हफ्ते के बाद भी आता है, तो उसमें कुछ आपके जेनेटिक मटेरियल कुछ रिमेनिंग डेड वायरस में रह सकते हैं, तो वो आपको फॉल्स पॉजिटिव दे सकता है। वर्स्ट केस भी मैं आपको बता देता हूँ। वर्स्ट केस में क्या हो सकता है कि अगर 3-4 हफ्ते 5 हफ्ते के बाद भी है, तो अभी एक हार्वर्ड में टेस्ट हुआ, एक स्टडी हुआ था, तो उसमें उन्होंने देखा कि कुछ पेशेंट्स में वायरस का जेनेटिक मटेरियल उनके ह्यूमन जीनोम के साथ इंटीग्रेट कर गया, तो वो आपको ओके महीना 2 महीने के बाद भी आपको पॉजिटिव टेस्ट दे सकता है। तो मैंने आपको सारी पॉसिबिलिटी बता दी है, किसी और रूमर में आपको जाने की जरूरत नहीं है। ओके तो इस सिलसिले में अब यदि हम इस चीज को समझना चाहें, जैसे एक लोगों को आशा की किरण कहीं से समझ में आती है कि शायद एक हर्ड इम्यूनिटी आ जाएगी। तो जब हम इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं तो ये हर्ड इम्यूनिटी क्या है और ये कितना आसान है या कितना मुश्किल है, या एक ये मतलब हर किसी के पास आ सकती है, इस बारे में आप हमें क्या बताएंगे? हर्ड इम्यूनिटी के बारे में अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया कि देखिए, जब फर्स्ट वेव था इंडिया में दिसंबर तक, हर्ड इम्यूनिटी का मतलब होता है कि जो वायरस है वो अगर 60 से 70% लोगों को इन्फेक्ट कर देता है और लोगों में उसके खिलाफ एंटीबॉडी जनरेट हो जाती है, तो हम उसके बाद क्या होता है, वायरस का रेट ऑफ स्प्रेड बहुत कम हो जाता है। तो इसीलिए मास इन्फेक्शन के बाद मास इम्यूनिटी आ जाती है, जिसको हम हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। तो इसका 2 तरीका होता है, या तो आप सबको वैक्सीनेट कर दे तो सब में एंटीबॉडी आ जाएगा तो सारे लोग उसके खिलाफ तैयार हो जाएंगे, या फिर सारे लोग इन्फेक्ट हो जाएंगे तो उनमें नेचुरली इम्यूनिटी आ जाएगी। तो इसको हम हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। तो यही कंफ्यूजन हमें दिसंबर तक था कि हमें लग रहा था कि शायद इंडिया में हम लोग क्लोज टू हर्ड इम्यूनिटी आ गए हैं। लेकिन ये इम्यूनिटी आने के बाद भी आपका सेकेंड वेव आया, तो इसका मतलब है कि वो जितनी इम्यूनिटी थी वो स्ट्रेन स्पेसिफिक थी, और जो नए स्ट्रेन आए हैं उस इम्यूनिटी को स्केप कर गए। तो इस वहीं से इम्यून स्केप इतना बड़ा खतरा उभर के आया है हमारे सामने। तो तो अब इसका सबसे बड़ा मतलब ये है चैलेंज कि ये है हमें कि पूरे हमेशा तरीके से सावधान रहने की जरूरत है। जब तक कि ये वायरस दुनिया में एग्जिस्ट कर रहा है और जब तक ये पेंडेमिक है, आपके पास एक ही थंब रूल है कि आप कभी भी किसी भी स्ट्रेन से फुल्ली प्रोटेक्टेड नहीं है। इसीलिए आपको जब तक ये पैंडेमिक है और जब तक ये वायरस है, खासकर ये जो सेकेंड वेव का जो लेसन है, ये यही लेसन है कि जब तक ये वायरस रहेगा और जब तक ये पैंडेमिक रहेगी, तो आपको हमेशा एक जैसा एहतियातन ही बरतना पड़ेगा। आप कभी भी उसमें नेग्लिजेंस नहीं जा सकते हैं। नहीं तो इसका खामियाजा ऐसा होगा कि ये कॉन्टिन्यूअस वेव बना रहेगा इंडिया जैसे देश में।
कंटिन्यूअस वे बना रहेगा। और फिर अब आप देखिए कि अभी हमारी हालत इतनी खराब है, तो इससे ज्यादा अगर स्थिति बिगड़ेगी तो फिर हमारे ऊपर क्या क्या हो सकता है, इसके परिणाम क्या हो सकते हैं, आप खुद आप समझ लीजिए। इसीलिए आपको जब तक ये वायरस है और जब तक ये वायरस म्यूटेट हो रहा है, नए वेरिएंट्स आ रहे हैं, आपको सिमिलर टू योर फर्स्ट जो आपको जो बताया गया है, या जो आपको मैं अभी नए एविडेंसेस के तौर पे बताता हूँ कि ये मोड ऑफ नए ट्रांसमिशन है, तो आपको नए नए सुरक्षा कवच आपको बढ़ाने पड़ेंगे, ना कि आपको कम कम करने का तो कोई सवाल ही नहीं है, बल्कि आपको बढ़ाने पड़ेंगे। तो जब हम सुरक्षा कवच की बात करते हैं तो च्यवनप्राश और टॉनिक कितना यूजफुल है, और उसके मुकाबले मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग मतलब एक कैसा चॉइस है, मतलब इस बारे में आप कुछ बताइए। देखिए, इस बारे में सबसे इम्पोर्टेंट समझना ये है कि सुरक्षा कवच का मतलब क्या होता है। वायरस, देखिए वायरस आपके शरीर के बाहर है, ठीक है, आप पूरी तरह से सुरक्षित है। तो इसमें दो तरह का सुरक्षा कवच होता है। एक वो सुरक्षा कवच है जो वायरस के एंट्री से आपको बचाएगा, तो वहां पे आपका मास्क का सबसे बड़ा रोल है। जब आपके शरीर में वायरस जाएगा ही नहीं, तो फिर आपको ये च्यवनप्राश और टॉनिक खाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। जरूरत ही नहीं है। तो आपको सुरक्षा समझना पड़ेगा कि किस तरह का सुरक्षा आपको चाहिए। तो पहला सुरक्षा है कि वायरस आपके शरीर में जाए नहीं। तो सबसे बढ़िया सुरक्षा यही होता है कि आपके शरीर में जाए नहीं। और अगर आपके शरीर में चला गया है तो फिर आप इसका कोई रामबाण इलाज नहीं है, ना तो कोई च्यवनप्राश, ना तो कोई टॉनिक, ना तो कोई जो भी है नुस्खे, किसी में बहुत हद तक किसी में थोड़ा काम कर सकता है, किसी में काम नहीं कर सकता है। इवन मेडिसिन आप देख लीजिए, मेडिसिन जो हैं, जो भी हैं, एंटीवायरल ड्रग्स है या बहुत तरह की चीजें हैं, वो काम करेंगे नहीं करेंगे इसका कोई गारंटी नहीं है। तो सबसे बढ़िया सुरक्षा कवच अगर आप मेरे से पूछेंगे तो आपको बोलूंगा आप प्रिवेंशन में जाए, आप मास्क का इसका यूज करें। मतलब, तो आपकी जो बात है डॉक्टर साहब, इसका मतलब ये है कि यदि कोई शरीर के हिसाब से, हेल्थ के हिसाब से बहुत मजबूत है, जो लोग, कई लोग कहते हैं कि मुझे आज तक जिंदगी में 1 घंटे का भी बुखार नहीं आया, कहने का मतलब ये है कि वायरस यदि उनके शरीर में घुसा तो उनकी इम्यूनिटी कितनी भी स्ट्रांग होगी वो उससे झेल नहीं सकती है, वो अफेक्टेड होगी ही होगी, ऐसा आप कह रहे हैं। वो बिल्कुल अफेक्टेड होगी, और नेचुरल इम्यूनिटी आपका कितना उसको काउंटर कर पाता है, उसी से आपका उसका आउटकम डिटरमाइन होगा। अगर तो नेचुरल ये इम्यूनिटी, जो एक धारणा, तो यहाँ मैं आपको रोकूं, तो ये जो एक धारणा है कि वायरस किसी को कम, किसी को ज्यादा, किसी की इच्छा शक्ति ज्यादा है, किसी का हेल्थ ज्यादा स्ट्रांग है, उसे कम इफेक्ट करेगी, जो कमजोर शरीर का है उसे ज्यादा करे, लेकिन मोटा मोटी हमें ये समझने की जरूरत है कि वायरस अपनी ताकत के साथ आएगा और उस पूरी ताकत के साथ ही हमें अफेक्ट करेगा वो। दूसरा ये कि वायरस कितना आता है, कि वायरस का लोड कितना है आप में, आप इनफेक्ट कितना ज्यादा वायरस से हो चुके हैं। तो आपका वायरस का लोड आपके आरटीपीसीआर से पता चल जाता है कि स्टार्टिंग ओके। जेनेटिक मटेरियल कितना है। तो अगर आपका आरटीपीसीआर का वैल्यू 25 से जितना कम आता है, इसका मतलब है कि आप में वायरस का लोड उतना ज्यादा है। अब वहां से आपके नेचुरल इम्यूनिटी काम करना शुरू करती है, ठीक है। वायरस का कोई, आप, हमारे पास कोई इलाज नहीं है, ठीक है। तो वायरस का सबसे बढ़िया इलाज हमारा नेचुरल इम्यूनिटी है। और अगर इस समय अगर आपने अपने नेचुरल इम्यूनिटी को ये 50 तरह की दवा खा के अगर आपने डिस्टर्ब कर दिया, तो आपको माइल्ड से मॉडरेट होने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, आप ज्यादा सीवियर हो जाएंगे। तो सबसे ज्यादा प्रिकॉशन हमें इस वक्त लेना होता है कि अगर आप वायरस से इन्फेक्ट भी हो गए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जितना दवा का नाम जानते हैं आपको वो चाहिए, आपको ऑक्सीजन चाहिए, बिल्कुल नहीं। आपको सबसे पहले देखना है कि आप में कितना सिम्टम है, कितनी डिजीज की सिविरिटी है, आप किस कैटेगरी में। वो सारा मैंने वीडियो बना के हम लोग शेयर कर देंगे फिर से, वो सारा मैंने डिटेल में दिया हुआ है, आप पूरा जज कर सकते हैं। आपको अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप हेल्थ परामर्श पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको एग्जैक्टली बता दूंगा आपका क्लिनिकल कंडीशन क्या है और आपको कैसे रिस्पॉन्ड करना है, और आपका क्या कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट आपके डॉक्टर के साथ होना चाहिए। यही सबसे बड़ी गलती हो रही है, जिसका खामियाजा ये होता है कि हम या तो सेल्फ ट्रीटमेंट करते हैं, या तो रॉन्ग ट्रीटमेंट करते हैं, या फिर ओवर ट्रीटमेंट करते हैं, और जिसका नतीजा है कि फर्टिलिटी इतनी ज्यादा है। और जो ये इस तरह की कंफ्यूजन्स है कि यदि हम अपना न्यूट्रिशन सही रखेंगे तो हमें शायद ये अफेक्ट ना करे या उतना जोर से ना करे, तो कहने का मतलब ये है कि भीड़ वाली जगह से बचना है, हमें सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का प्रयोग जो है। अच्छा, एक जो कंफ्यूजन सर आ रहा है वो बहुत ज्यादा है कि किस तरह का मास्क, क्या इसका मॉलिक्यूल इतना बड़ा है,
जैसे शुरुआत में जब इनिशियल सिचुएशंस आई थी, तो वहां पर बात थी कि इसका मॉलिक्यूल कोरोना का इतना बड़ा है कि वो एक नॉर्मल रुमाल से भी रुक सकता है, लेकिन आजकल अब डबल मास्क की बातें आ रही हैं। तो मैं इस बताता चीज हूँ, के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? मैंने बहुत डिटेल में बताया, पूरा साइंस ऑफ मास्क भी बताया, आप मेरे वीडियो में देख सकते हैं, हम लोग शेयर करेंगे। सबसे पहले कि आपको इस तरह का जो कपड़ा का मास्क है, इसको उठा करके आपको डिस्कार्ड कर देना चाहिए, ठीक है? क्योंकि ये कपड़ा का मास्क जो है आपके पानी के ड्रॉपलेट्स को तो रोक ही नहीं सकता है, तो वायरस के ड्रॉपलेट को क्या रोकेगा, ठीक है? तो ये जितना फैशन का मास्क है जो आपके कॉस्ट्यूम से मैच करता है, इंडिया में बहुत बड़ा फैक्टर ये है वायरस को स्प्रेड कराने में। भीड़ भाड़ जगह में लोग इस तरह का फैशन मास्क, कपड़ा का मास्क लगा के जाते थे, तो इस वजह से वायरस का इन्फेक्शन तो क्या कुछ भी नहीं रुकता है। तो इसमें इसको आपको इमीडिएट डिस्कार्ड कर देना चाहिए आज के डेट में। दूसरा आता है कि वायरस का साइज और वायरस के पार्टिकल साइज के हिसाब से आप मास्क, बहुत सारे लोग बोलते थे कि N95 मास्क का जो है वो वायरस के पोर से जो है वायरस उसमें आसानी से घुस सकता है, ठीक है? लेकिन आपको एक चीज पता होना चाहिए कि जो वायरस जो होता है वो कभी फ्री पार्टिकल नहीं होता है, ठीक है? 20 नैनोमीटर से 500 नैनोमीटर भी है और इसका 30 नैनोमीटर है। तो जो N95 मास्क होता है उसका पोर वायरस का पार्टिकल को रोकने में इसीलिए सक्षम होता है क्योंकि वायरस जो होता है या तो एरोसोल में होगा, या तो छोटे पार्टिकल के साथ अटैच होगा, या फिर ड्रॉपलेट्स के साथ अटैच होगा। तो जब वो ड्रॉपलेट्स या छोटे पार्टिकल के साथ अटैच होता है तो वो करीब 3-4 गुना बड़ा हो जाता है N95 मास्क के पोर से भी। तो हर हाल में वो वायरस को रोक देता है। और दूसरी चीज आपको ये समझनी है कि वायरस कभी भी ऐसे स्ट्रेट नहीं आता है और ऐसे सीधा स्ट्रेट आके नहीं घुसता है। आपको पता होना चाहिए जो इतने छोटे पार्टिकल होते हैं उनमें ब्राउनियन मोशन होता है। तो ब्राउनियन मोशन होने की वजह से क्या होता है, उनका फंसना बहुत इजी हो जाता है, वो कहीं भी जाएंगे मास्क में अटक जाएंगे। और तीसरा, N95 मास्क के बारे में लोग नहीं जानते हैं, उसमें जो चार्ज पार्टिकल होते हैं वो क्या करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एब्जॉर्प्शन करता है। तो वायरस अगर उधर जाएगा तो वो उसको इलेक्ट्रिक चार्ज उसको दबोच लेगा, और वो दबोच लेगा तो वायरस जो है वहां से अंदर जाएगा ही नहीं। तो वो जो मेम्ब्रेन है उसी में फंस के रह जाएगा। तो आपके पास 3 तरह का सुरक्षा आपको N95 प्रदान करता है। तो इसीलिए N95 मास्क के लोग साइंस नहीं जानते हैं। ये व्हाट्सएप पे जो है ना, ये फर्जी वीडियो चलाते हैं, ये लोग ना सबको अंदर करना चाहिए। ये सारे लोगों को गुमराह करते हैं, और ये सारे लोग जो है ना ये डिजीज में जो है और आग डालने का काम करते हैं। इनको पता नहीं है साइंस ऑफ द, दे डोंट नो द साइंस। ना आरटीपीसीआर का साइंस इनको पता होता है, ठीक है? ना इनको किसी चीज, वायरस और ये जो इसका जो पूरा एस्पेक्ट है पूरा साइंटिफिक है। आप इसमें साहित्यिक लोगों को लेके आओगे और आप इसमें जो है बाकी लोगों को लेके आओगे तो आपको या तो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देंगे या कंप्लीटली मिस इन्फॉर्मेशन देंगे। तो इस वजह से जो है ये पैंडेमिक का जो है एक एक एडेड ह्यूमन क्राइसिस इसमें क्रिएट हो जाता है। तो आपको इस तरह से बिल्कुल बचना चाहिए। आप एकदम एग्जैक्टली सोर्स, जहां आपको साइंटिफिक सोर्स मिलता है, आप सिर्फ उसी पे ट्रस्ट करो और उसी को फॉलो करो, वही आपको बचा सकता है। बाकी आपको कोई बचा नहीं सकता है। बल्कि आप देखो एग्रावेट हुआ, हमारे इंडिया में स्थिति खराब हुई है, अच्छी नहीं हुई है। साइंटिफिक लोग सारे जो है उनका कोई वो नहीं है। और ये पूरा साइंटिफिक प्रॉब्लम है, ये कोई ब्यूरोक्रेटिक प्रॉब्लम नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं है, और ये बाबा हकीम का प्रॉब्लम नहीं है। आपको यहाँ साइंटिफिक लोग को सुनना होगा, साइंटिफिक चीजें समझनी पड़ेगी, और साइंटिफिक एस्पेक्ट बिना समझे आप उसका सही प्रिकॉशन भी नहीं ले सकते हैं। और इसी का नतीजा होता है कि इस तरह के मास्क जो है प्रचलन में आ जाते हैं, और आपका डिजीज जो है, सो ये सेकेंड वेव, ये सारा परिणाम इन्हीं चीजों का है। सो सेकेंड वेव का वन ऑफ द मेजर रीजंस जो है, मैं यहाँ पे हूँ दिल्ली में, मैं देख पा रहा हूँ कि अब तो नए कपड़ों के साथ उनके साथ मैचिंग कोई डिजाइन्स के मिलते हैं। सो एज पर यू से कि मतलब कि ये दिस इज वन ऑफ द रीजंस कि ये क्यों फैला होगा। तो मान लीजिए अगर फर्ज करिए बिगेस्ट किसी रीजन के पास N95 मास्क नहीं है, तो क्या फिर डबल मास्क लगाना पड़ेगा उन्हें? नहीं, किसी के पास N95 मास्क नहीं है तो वो मेडिकल मास्क यूज कर सकता है। मैं दिखाता हूँ, अभी दिखाता हूँ, एक सेकंड में दिखाता हूँ। मेडिकल मास्क जो होता है, जिसको आप 3 लेयर मास्क बोलते हैं, जो इस तरह का मास्क होता है, ठीक है? अगर आप इस मास्क को भी लगाते हैं तो ये मास्क आपको बहुत हद तक सुरक्षा प्रदान करेगा, क्योंकि इसमें भी जो मेम्ब्रेन होते हैं वो वायरस के एंट्री को रोक देते हैं। तो और ये लोग इसको, आपको लगाने का सही तरीका भी लोगों को नहीं मालूम है शायद। ये मास्क के ऊपर में ऐसा वायर होता है, तो वायर आपको ऊपर लगाना होता है और आपको इसको पूरा फिक्स करना होता है।
ताकि ये पूरे आपके चेहरे पे ये फिक्स हो जाए। बहुत सारे लोग को जब मैं इंडिया में था तो देखा उल्टा लगाते थे, वायर नीचे लटक रहा है और ऊपर नाक में खुला हुआ है, ठीक है। तो आपको ये मास्क लगाए या नहीं लगाए आप कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर आप ये मास्क भी लगाते हैं, अगर आपके पास N95 नहीं है तो आप जहां भीड़ भाड़ जैसा एरिया है, अस्पताल है, वैक्सीन सेंटर है, जहां ज्यादा लोग का आना जाना है, आप इसका डबल लेयर आप यूज कर सकते हैं। लेकिन इसको यूज करने के बाद इसको डिस्कार्ड करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। इसको रीयूज मत कीजिए। रीयूज करेंगे तो इसमें वायरस लगा रहता है, वायरस लगा रहता है जो आपके घर में रहता है और वो फैलता है आपके एयर में और आपके घर में फैलता है। आप देखो घर में एक आदमी को वायरस का इन्फेक्शन है, सारे आदमी को आजकल फैल रहा है, जबकि आप उसके कांटेक्ट में भी नहीं हो। अभी बहुत सारा स्टडी हुआ है, होटल्स में लोगों को आइसोलेट करके रख दिया गया, जो कभी एक दूसरे से नहीं मिले उनमें भी वायरस का इन्फेक्शन फैल गया। तो साफ साफ है कि ये एयर मोड ऑफ ट्रांसमिशन हो रहा है। और अगर ये सोर्स ऑफ वायरस है, अगर आप इसको घर में ले आके यूज करोगे तो 10% भी इसमें वायरस रह जाएगा तो खतरा तो उतना ही है। तो आपको इसको डिस्कार्ड करना है प्रॉपरली इसको आपको काट के इसको आपको एक थैले में बांध करके और इसको आपको डिस्कार्ड करना है। रीयूज अभी के डेट में तो रीयूज आपको N95 मास्क भी नहीं करना है। क्यों? क्योंकि उसमें जो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो चार्ज होता है, अगर एक बार वायरस उसमें अटक गया तो वो चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाता है, तो फिर वो दोबारा आपके वायरस को कैप्चर नहीं कर सकता है। तो अगर वायरस का लोड जिस एरिया में बहुत ज्यादा होगा और आप वो मास्क यूज करके जाओगे तो आपको उससे भी इन्फेक्शन हो जाएगा। फिर आप अपनी गलती को आप साइंस पे मत थोप देना कि N95 मास्क प्रोटेक्ट नहीं करता है, वो आपकी गलती है। इसका मतलब तो जब हम कहते हैं रीयूज, तो मतलब इज इट कि जब हमने पहन के उतार दिया दैट इज वन टाइम यूज, या उसका एक टाइम पीरियड है कि नहीं वन टाइम? अभी देखिए आइडियल अभी साइंटिफिक वे कि एक बार यूज करके उतार दिया सो दैट इज वन एंड इट्स गॉन। बस 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 बस। और आज के सिचुएशन में इंडिया में जब वायरस इतना प्रिवेलेंट है तो आपको तो मास्क का रीयूज सोचना भी नहीं चाहिए। हाँ, आप ऐसे मास्क का रीयूज आप कहाँ पे कर सकते हैं? आप अपने घर में हैं तो आप पूरे दिन इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप कहीं पब्लिक प्लेस में चले गए हैं, कहीं ऐसे भीड़ भाड़ अस्पताल में, खासकर आप किसी से मिलने जाते हैं, किसी को लेके जाते हैं, तो प्लीज उस समय आप ये मास्क या N95 मास्क हो उसको आप डिस्कार्ड कर दें, क्योंकि वो हाईली इन्फेक्टेड हो सकता है। अगर आप घर में हैं, पूरे दिन घर में हैं, तो फिर आप इसको यूज करें, पूरे दिन यूज करें। आपको लगता है कि आप एक्सपोज नहीं हुए हैं तो फिर आप इसको यूज कर सकते हैं। और सर पीपी किट पहनकर शॉपिंग करने जाना कितना बुद्धिमानी है? पीपी आपको बता रहा, हॉस्पिटल में जब इन्फेक्शन फैल रहा था, जब इतना इन्फेक्शन फैल गया तो वहां तो जो पीपी किट डिजाइन थे वो भी एरोसोलिक मोड ऑफ ट्रांसमिशन को नहीं रोक सकते थे पूरा, ठीक है। तो सब डिपेंड करता है कि वायरस आपके एनवायरनमेंट में कितना ज्यादा प्रिवेलेंट है, कितना हाई क्वांटिटी में है, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। लेकिन आप मार्केट में शॉपिंग में आपको पीपी किट पहनना वो कोई लॉजिक नहीं है। आप सबसे इम्पोर्टेंट है आप जितना अवॉइड कर सकते हैं अभी, खासकर आप आउटिंग को अवॉइड करें। आप अपने सोसाइटी में तो आप अपने उस हिसाब से रूल रेगुलेशन बना सकते हैं कि कितने लोग को कितने जगह जाने की इजाजत। जैसे यहाँ पे सब सुपरमार्केट कितना बड़ा है उस हिसाब से उन्होंने तय कर दिया है कि एक बार में कितने लोग आ सकते हैं। तो आप उस तरह से आप अपना रूल रेगुलेशंस बनाइए और उसको फॉलो कीजिए। सो बट अल्टीमेटली मतलब इट इज द पब्लिक, मेरे खुद की एक कंट्रोल की बात है कि यदि रेगुलेशंस हैं तो मैं उन्हें कितना अल्टीमेटली फॉलो, जो डिसिप्लिन है वो एक इंडिविजुअल लेवल पे आता है। हम उसे पॉलिसी लेवल पर छोड़ने के बजाय हम साइंटिफिक इंफॉर्मेशन को एक्सेस करें, हम जो जहां से मोस्ट ऑथेंटिक सोर्सेज हमें समझ में आता है कि यहाँ से मिलेगा, हम उन्हें जरूर फॉलो करें। और जहां तक मैं समझता हूँ एक चीज तो लाउड एंड क्लियर है अक्रॉस द वर्ल्ड, हर गली में, हर बड़े शहर में, पूरे वर्ल्ड में है कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और हमें जो है मतलब कि जो सैनिटेशन है उसके ऊपर खास करके ध्यान रखना है। तो जैसा आपने बताया कि इम्यूनिटी पहले से, हम पहले से कितना भी अपना खाना पीना सप्लीमेंट्स हम खा ले, लेकिन यदि हमारे पास यदि इन्फेक्शन लग गया तो डिपेंडिंग ऑन कि हमारी ऊपर कितना वायरस का लोड आया है, इम्यूनिटी मतलब डिस्टर्ब हमारी होगी ही होगी। उसका इससे कोई संबंध नहीं होगा कि मैं उससे कितना रिकवर करूँ। वो एक्चुअली वायरस की दया होगी हमारे ऊपर कि उसने हमारे ऊपर प्रहार कितना किया है बस। और आपका लेकिन एक बार अगर उसका प्रहार हुआ तो हमारे शरीर पर उसका असर जरूर होगा और हमारी इम्यूनिटी की
का कोई भी लेवल हो, वो उस चीज को, रिकवरी को गारंटी नहीं करता, ये आप कह रहे हैं। बिल्कुल, आपको आपका इम्यूनिटी बहुत अच्छा है, वायरस का लोड बहुत कम है, आपको माइल्ड सिम्टम हो सकता है। तो यहाँ पे वायरुलेंस का रोल होता है कि अगर नए वायरस जो इमर्ज हो रहे हैं, अगर वो ज्यादा वायरुलेंट होंगे, तो आपकी स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी भी फिर काम नहीं करेगी। तो इसीलिए यहाँ पे वायरुलेंस का समझना बहुत जरूरी होता है कि कितना वायरुलेंट है। और जो इंडिविजुअल लेवल की बात हो रही थी, वही मैं बता रहा हूँ कि आपकी लापरवाही या आपकी सावधानी हमेशा इंडिविजुअल लेवल पे होती है। आप कितना साइंटिफिकली नॉलेज के बारे में जानते हैं, वायरस के बारे में कितना जानते हैं, कितना इंडिविजुअली फॉलो करते हैं, वही पूरे देश में ट्रांसलेट होता है। तो इंडिविजुअल लेवल ट्रांसलेट टू अ पॉपुलेशन लेवल। अगर सारा देश पूरा इंडिविजुअल लेवल पे अगर सावधानी बरत रहा होता, तो आगे पूरे देश को ये खामियाजा नहीं भुगतना होगा। तो हम सितंबर अक्टूबर के बाद पूरा जो है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करना छोड़ दिए। उस समय मैं हिंदुस्तान में था, सारा जो है बिहेवियर छोड़ दिए, लोगों ने वो फॉलो करना छोड़ दिया, और उसका खामियाजा सब कहते थे मेरे से क्या होगा, मेरे से क्या होगा। आज आप देखिए, ये सारा इंडिविजुअल होते 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 पूरा देश आज किस दौर पे पहुंच गया। तो इसीलिए इंडिविजुअल आपका रिस्पॉन्स, इंडिविजुअल आपका बिहेवियर, इंडिविजुअल आपका प्रिकॉशन या इंडिविजुअल आपका नेग्लिजेंस, ये तय करेगा कि पूरा देश किस दिशा में जाएगा। आप ही नहीं, पूरा देश किस दिशा में जाएगा। तो इसीलिए इंडिविजुअल लेवल पे आपको फाइट करना पड़ेगा। इसीलिए मैं हमेशा हर पेपर में, हर आर्टिकल में लिखता हूँ कि दिस वॉर हैज टू बी फॉट एट इंडिविजुअल लेवल। और इसका मतलब यही है जो मैं आपको समझा रहा हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पर जो भी हमारे श्रोता है, जो भी दर्शक है, मैं उन्हें ये बताना चाहूंगा कि हेल्थ परामर्श जो फेसबुक पेज है, उस पर आपको काफी सारे आर्टिकल्स मिलेंगे जो डॉक्टर सतीश रंजन जी के लिखे हुए हैं। इनके जो आर्टिकल्स हैं वो भारत में लीडिंग न्यूज़पेपर्स में और लीडिंग ऑर्गेनाइजेशंस में पब्लिश हुए हैं, और उसकी ऑथेंटिसिटी बहुत ही हाई है। तो जैसा हम जो अभी एक डिस्कशन हुआ है कि हमें कहीं सुनी बातों पर नहीं जाना है, हमें सिर्फ और सिर्फ साइंटिफिक इंफॉर्मेशन को डायरेक्टली जहां पर भी हम एक्सेस कर सकते हैं हम उसे जाए। और हेल्थ पैंडेमिक्स एंड यू, इस शो का पर्पस ये है क्योंकि हर किसी को जो साइंटिफिक भाषा है शायद वो समझ में ना आए। तो यहाँ पर इस शो में हम लोग उस चीज को आपके लिए एक सरल भाषा में आप समझ सके, अपने परिवार का ध्यान रख सके, खुद का ध्यान रख सके, अपने कलीग्स का ध्यान रख सके, अपने आगे आने वाली जनरेशंस का ध्यान रख सके, इस चीज के लिए हमने ये पहल की है। और आप लोगों को ये मैं जरूर गुजारिश करूंगा कि इस इवेंट की या इस पेज की जो कंटेंट्स हैं इन्हें आप जरूर शेयर करें, अपने मित्रों में करें, उन्हें ज्यादा से ज्यादा जो है हेल्थ परामर्श, और इसके साथ ही जो है ऑल्टरनेट डेज पर ये हेल्थ परामर्श और एक दूसरा फेसबुक पेज है एक्सेप्ट डायग्नोसिस फॉर स्ट्रेस फिजियो कम्युनिटी। तो जो ऑल्टरनेट डेज पर सेशंस हमारे हुआ करेंगे, और हम लोग किसी भी एक दिन का सेशन दूसरे दिन रिपीट नहीं करेंगे। जैसे आज ये सेशन हेल्थ परामर्श पे हो रहा है, तो कल हम जो आगे के टॉपिक्स लेंगे वो दूसरे पेज पर लेंगे, परसों हम वापस हेल्थ परामर्श पर ही आएंगे। तो आइडियली लिंक्स जो है वो दोनों पेजेस पे सेम डे के शेयर हुआ करेंगे। बट हाँ, डेफिनेटली आप अपने साथियों को इस मुहिम के साथ जरूर जोड़ें, क्योंकि जैसे डॉक्टर सतीश कह रहे हैं कि हमारे लिए सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज है वो है ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन को जानना, और जो साइंटिफिक तरीका है बीमारी से लड़ने का या बचने का, जैसे इन्होंने बोला कि बचना ही उपाय है, लड़ना कोई, अभी हमारे पास कोई भी हथियार ऐसा नहीं है कि हम सोचे कि हम सुरक्षित हो सकते हैं। कोई सुरक्षा कवच नहीं है, एक ही सुरक्षा कवच है कि आप अपने आप को मानकर चलें कि आपके आसपास जो वायरस है वो काफी खतरनाक है, आपको किसी भी हालत में उसे अपने शरीर में प्रवेश करने नहीं देना है। यदि आपका कोई सवाल है तो आप यहाँ पर कमेंट्स बॉक्स में हमें लिख सकते हैं। जब हम अगला सेशन लेंगे तो उसमें हम जरूर उस सवाल का जवाब देंगे। और यदि जितनी देर हम अभी कुछ मिनट और लाइव है, यदि आपका सवाल इस दौरान आ जाता है तो हम उसे यहाँ पर इसी वक्त लेने की कोशिश करेंगे। और
आप लोगों की जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि जो भी आपकी टेस्ट रिपोर्ट्स आ रही हैं, चाहे आपके परिवार की हो चाहे आपके फ्रेंड्स की, और वो कंफ्यूज्ड है कि हमारी स्टेटस एक्चुअली क्या है, तो ये कोई मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन नहीं है, लेकिन आप उस रिपोर्ट की जो एक इंटरप्रिटेशन है कोरोना से जो आपका भय है, जो कि जायज है, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि ये जहां तक यदि मेरे शब्द हो तो मैं इसे बोलूंगा कि ये एक मायावी राक्षस है। ये कभी भी रूप बदलता है, कभी भी बदल सकता है, और हमें इससे बचने की बहुत जरूरत है। तो आप डॉक्टर सतीश रंजन से पर्सनली आप कंसल्टेशन सर्विस ले सकते हैं, उसकी डिटेल्स भी आपको हेल्थ परामर्श पेज पर मिल जाएगी। तो ये एक पब्लिक पोस्ट है, पब्लिक इवेंट है, तो यहाँ पर हम किसी भी पर्सनल सवाल को नहीं लेंगे, लेकिन हाँ, जो जानकारी सभी के लिए जरूरी है, सभी को जानना आवश्यक है, उन चीजों को हम यहाँ पर जरूर डिस्कस करेंगे। तो डॉक्टर सतीश, थैंक यू सो मच कि आज आपने हमें जो है वायरस से रिलेटेड इम्यूनिटी, ह्यूमन बॉडी में जो इम्यूनिटी है, इसके बारे में आपने हमें बताया। आपने बताया कि इससे बचना कितना जरूरी है, क्यों बचना जरूरी है, हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, और हम ये मान करके तो बिल्कुल नहीं चल सकते कि हाल फिलहाल एक साल में इसका कोई सॉल्यूशन है। हमें बस ये मानना है कि हमें एक लंबे समय तक अपने आप को सुरक्षित रखना है, अपने परिवार को सुरक्षित रखना है। और इसके साथ यदि आप और कोई मैसेज साथ में देना चाहें तो। अभी अभी एक सवाल मेरे पास आया था, एक सवाल आ रहा है, एक सवाल आ रहा है मिस्टर आशीष गर्ग का। एक सवाल, एनी फूड रिकमेंडेशन? इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं। हम बात कर इसको चुके हैं इंडिविजुअल लेवल पे, अगर हम इंडिविजुअल लेवल पे बात करें तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। हेल्दी फूड, हॉट फूड, आप जितना नेचुरली इंग्रेडिएंट है, काढ़ा है, उसको लेना है। हाँ, दो चीज मैं आपको बहुत अभी अच्छे से बता देता हूँ इससे रिलेटेड। स्टीम के बारे में लोग हमेशा पूछते हैं कि स्टीम कितना इफेक्टिव है। स्टीम तब तक इफेक्टिव होता है जब तक कि वायरस आपके नाक में या आपके मुंह में है। अगर वहां से वो आपके अगर चला गया लंग्स में तो आपका कोई इफेक्टिव नहीं है स्टीम, पहली बात। तो स्टीम आपको कब लेना चाहिए? ऐसा नहीं है कि आप सुबह उठे स्टीम ले लिए, शाम उठे स्टीम ले लिए, उसका कोई फायदा नहीं होगा। अगर आप दिन में किसी से मिलते हैं और आप उसके बाद अगर आप स्टीम नहीं लेते हैं तो आपका फायदा नहीं होगा। तो आपको स्टीम कब लेना है? जब आप किसी के इंटरेक्शन में आते हैं, आपने किसी से बात की, किसी से मिल के आए हैं, या बाहर गए हैं, या बाहर से आप घर में आए, उसके बाद आपको स्टीम लेना। बेशक आप सुबह उठ के ना ले, शाम में ना ले, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन पोस्ट इंटरेक्शन और पोस्ट एक्सपोजर आपको स्टीम लेना बहुत जरूरी है, पहली बात। दूसरी बात, अभी लोग मेरे से पूछ रहे थे कि मिथिलीन ब्लू अभी आया है मार्केट में, कि मिथिलीन ब्लू से जो है आप नेबुलाइजेशन में डाल लो, आपको बहुत प्रिवेंटिव, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। अभी मिथिलीन ब्लू के बारे में जो साइंटिफिक एविडेंस ये आ रहा है कि मिथिलीन ब्लू जो है वायरस को जो जो हमारे बॉडी में रिसेप्टर है उससे बाइंड करने में रोक सकता है। लेकिन आपको मैं एक चीज बता देता हूँ कि बहुत प्रिलिमिनरी है, ये वैसा ही इंफॉर्मेशन है जैसा कि SCQ के बारे में आया था, ठीक है, कि SCQ ले लो तो वायरस का जो है वो रुक जाता है। लेकिन जब उसको स्टडी किया गया था तो हमें ये मालूम चला था कि SCQ से क्या होता है कि वायरस का जो असेंबली है, हमारे शरीर में वायरस जो है पहले उसका जेनेटिक मटेरियल बनता है, फिर उसका प्रोटीन बनता है, फिर वो असेंबल होता है। जैसे कार का अलग अलग पार्ट पुर्जा बन के फिर उसको असेंबल किया जाता है, वैसे ही वायरस का पूरा एक एक समझ लो कि कंपोनेंट बन के फिर उसको असेंबली किया जाता है। तो वहां पे SCQ का रोल माना गया था कि SCQ जो है वो आपको रोक देगा। तो उस समय प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका ने भी बोला कि ये एक मिरेकल ड्रग है जो काम कर सकता है, लेकिन बाद में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, वो ड्रग उतना इफेक्टिव नहीं है। तो मिथिलीन ब्लू भी अभी जो नया इंफॉर्मेशन जो मार्केट में चल रहा है कि ये वायरस से बचा सकता है, तो अभी इसका प्रिलिमिनरी जानकारी सिर्फ यही है कि जब आपके शरीर में वायरस घुस जाता है और जब वो लंग में इन्फेक्ट करने की कोशिश करता है तो वहां पे उस समय रोक सकता है। तो आप उसको स्टीम चाहे कितना भी ले लो, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो मिथिलीन ब्लू का देखना है कि उसको एज ए ड्रग कैसे यूज कर सकते हैं। अगर वो एज ए ड्रग आपको अगर आपके शरीर में दिया जाए तब वो आपको किसी हद तक बचा सकता है। लेकिन सिर्फ आप उसको सोचोगे कि मैं स्टीम ले लूं और उससे, तो फिर उससे आपको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके काम करने का तरीका आपके वायरस से सेल के जो रिसेप्टर है उसको रोकने में वो मदद करता है, जो अभी तक जो मेरी अभी जानकारी है, जो अभी साइंटिफिक एविडेंसेस जो निकल के आ रहे हैं। तो आप किसी भी रूमर्स में नहीं जाइए जब तक कि ये 100% वैलिडेट ना हो जाए और इसका 100% पुख्ता आपको
एकदम ठोस साइंटिफिक एविडेंस जब आएगा तो मैं आपको खुद बताऊंगा, ठीक। और अगर ऐसा होगा तो ये हर किसी पे काम करेगा। आप ये एक चीज को मान के चलिए, जब कोई एंटीवायरल ड्रग काम करता है, जैसे रेमडेसिविर है, तो अगर वो काम करेगा तो सब पे काम करेगा, वो सेलेक्टिव आदमी को देख के काम नहीं करता है। तो अगर वो सब पे काम नहीं कर रहा तो इसका मतलब जाहिर सी बात है कि वो वायरस के रेप्लिकेशन को रोकने में सक्षम नहीं है। तो बेसिकली इसीलिए हम इसके बारे में हम लोग किसी और दिन फिर डिटेल में बात करेंगे, पूरा ट्रीटमेंट और जितने अभी जो ड्रग्स हैं इसके बारे में किसी और दिन बात करेंगे। बेसिकली जितनी बार भी हम बाहर से होकर के घर में आते हैं, हम हैंड वॉश करते हैं, या कई लोग एक बहुत अच्छा उन्होंने रूटीन बनाया कि बात लेते हैं, तो इसका मतलब है कि तीसरी चीज जो जोड़नी जरूरी है कि स्टीम ले लें। क्योंकि यदि मैं शायद स्टीम लेके गया, या मुझे अगर बात करते हुए कफ होता है, आजकल तो ये माहौल हो गया है कि खुद की खांसी से भी डर लगने लगा है हर किसी को। तो यदि मैं स्टीम इस वक्त ले रहा हूं, तो आपका कहने का मतलब है कि ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं, लेकिन आप बाहर से मैं आ रहा हूं तो हैंड वॉश और नहाने के साथ साथ स्टीम एक मैंडेटरी डिसिप्लिन होना चाहिए। तो उस हिसाब से मेरे ख्याल से पब्लिक इवेंट्स में, मतलब मुझे लग रहा है गेट पर वो पार्लर लगा देना चाहिए, आप आइए, अगर आपने स्टीम नहीं लिया है तो आपको अंदर की दावत नहीं खाने को मिलेगी, कुछ ऐसा सिचुएशन मेरे ख्याल से। हाँ, सबसे पहले अगर आप स्टीम लेते हैं, कहीं भी आप किसी भी इवेंट से होके आते हैं, तो आपके अगर मान लो कि आप इन्फेक्ट हो भी गए, उस समय वायरस आपके नॉस्ट्रिल तक ही है, तो वो आपको उस समय जो है फर्दर डाउनस्ट्रीम परकोलेट करने से रोक सकता है। और आपको एक चीज और ध्यान रखना है कि 65 डिग्री तक ये वायरस रेप्लिकेट कर सकता है, तो 65 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर पे आपको लेना पड़ेगा, तभी ये वायरस आप पे उतना इफेक्टिव होगा। अदरवाइज ये उससे कम पे फिर आपके किसी काम का नहीं, इफेक्टिव भी नहीं होगा। तो बहुत सारी चीजें हैं जो इन्फॉर्मेशन मिसिंग है, जो लोगों को नहीं पता है कि अगर टेम्परेचर भी अगर आप सही मेंटेन नहीं करते हैं तो फिर आपका स्टीम का भी फायदा नहीं है, फिर आप बोलेंगे स्टीम का फायदा नहीं है। लेकिन वहाँ प्रॉब्लम ये है कि आपको ये पता नहीं है कि ये वायरस कितने टेम्परेचर तक जो एक्टिव रहता है। इसीलिए मैं बोलता हूँ साइंटिफिक एंड साइंटिफिक, ये बहुत जरूरी है। और स्टीम ले करके कहीं बाहर जाने का फायदा है, या वापस आने के बाद ही का? कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। हमेशा पोस्ट एक्सपोजर ज्यादा यूजफुल है, और जितना जल्दी हो सके। तो ये बहुत ही अच्छी जानकारी आई आशीष गर्ग जी के सवाल में, हमें ये एक बहुत ही और अच्छी जानकारी मिल गई आपके उत्तर में। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर फॉर दिस सेशन। वी कॉल इट अ डे, एंड हम कल फिर से हाजिर होंगे लाइव प्रोग्राम के साथ, हेल्थ पैंडेमिक्स एंड यू। और अपने सवाल तैयार रखिए, अपने साथियों को इसके बारे में जरूर बताइए कि हम जितना ज्यादा ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन जितने ज्यादा लोगों तक पहुंचा सके। ये हम सब आसपास की स्थिति देख रहे हैं, और जानकारी ही जो है वो बचाव है, वही एक उपाय है, ये हम सब समझते हैं। सो डॉक्टर सतीश रंजन इज हियर विद अस फ्रॉम जर्मनी। ही इज अ ऑथेंटिक सोर्स for this kind of much needed information. So thank you so much, Dr. Satish, for your time today, and we'll be signing up tomorrow again. और हम कल फिर से कोरोना के बारे में अपनी बातचीत जो है हम आपके साथ जारी रखेंगे। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू या टेक केयर। और कोई भी पर्सनल आपको हो सवाल तो आप फेसबुक पेज पे आकर के आप मेरे से पूछ सकते हैं इसके बारे में। थैंक यू, टेक केयर, बाय। थैंक यू सो मच, थैंक यू।